तो अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस से। सो आइसोकोरिक प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल इन नेचर, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस पहले तो भाई डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि जिसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है एंड इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन dv इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस हम लोग हमेशा करवाएंगे एक रिजिड कंटेनर में। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि हमारे पास बच्चों एक रिजिड कंटेनर है और इस रिजिड कंटेनर में कोई गैस वगैरह जो है वो भरी हुई है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है गैस ही हो, कुछ भी, आइडियल गैस, रियल गैस, कुछ भी है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग लगाएं तो वी विल राइट दैट du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, और इस dq को हम लोग एक अलग से नाम दे देते हैं dqv, where v denotes constant volume, that is the heat exchanged at constant volume, heat exchanged under constant volume conditions। अच्छा, अब देखिए जो dw है, dw जो है वो होता है बच्चों माइनस p एक्सटर्नल dv, क्योंकि अभी हम लोग जो भी सिस्टम्स देख रहे हैं वो पीवी वर्क या मैकेनिकल वर्क ही कर सकते हैं। नॉन पीवी वर्क की तो हमने चर्चा करी नहीं है और वो हमें करनी भी नहीं इस चैप्टर में। नॉन पीवी वर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पहुंचेंगे। तो अभी क्या है, dw मतलब माइनस पी एक्सटर्नल dv, मैकेनिकल वर्क ही होगा जिसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क या एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क, ये सब अलग अलग नाम होते हैं। तो अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि dv अगर 0 है तो ये क्वाइट ऑब्वियस हो गया, बहुत ही नॉर्मल बात है कि वर्क वगैरह तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस वर्क जो है वो 0 हो गया। अच्छा, अभी वर्क अगर 0 हुआ तो यहां से हमारे पास रिलेशन बन जा रहा है du इज इक्वल्स टू dqv। ठीक है, या इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा u इज इक्वल्स टू qv। अब ये बात सुनने में बहुत छोटी लग रही है, बट प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस स्टेटमेंट का। और हिंदी में अगर मैं आपको इस बात का मतलब समझाऊं कि डेल्टा u इक्वल्स टू qv, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा u इक्वल्स टू qv, इसका मतलब ये है कि द हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में जो हीट एक्सचेंज होगी that will be equals to the change in internal energy of the system, the heat exchanged at constant volume। मतलब आप रिजिड कंटेनर में सिस्टम के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज करते हो, ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। तो रिजिड कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में आप सिस्टम के साथ जो भी हीट एक्सचेंज करते हो दैट हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस क्वेश्चन में दिखेगा और वहां बोला जाएगा 50 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई या 50 जूल हीट रिलीज हुई, तो आप देखोगे मैं उसको डेल्टा यू के बराबर पुट कर दूंगा तुरंत। कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस अगर दिखेगा तो बोलेगा 50 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई तो मैं बोलूंगा डेल्टा यू बराबर 50 जूल, और बोलेगा 50 जूल हीट रिलीज हुई तो मैं बोलूंगा डेल्टा यू बराबर माइनस 50 जूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो सब लोग इसे अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें। नोट डाउन क्या करना है, द हीट एक्सचेंज्ड अंडर आइसोकोरिक कंडीशंस या कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस under isocoric conditions is equals to the change in internal energy of the system के internal energy के change के बराबर है। the heat exchanged under isocoric conditions, ठीक है, इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ आइडियल गैस वगैरह की बात हुई है, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, मतलब इसमें तो भाई अगर आइसोकोरिक है तो वर्क जीरो होगा, और वर्क जीरो होगा तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी आ जाएगा, हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्यूवी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी या डी टी, जो भी आप लिख दो, ठीक है। अगर डी क्यू लिखे हो तो डी टी लिखो, और ऐसे लिखे हो तो एन सी वी डेल्टा टी लिखो। जहां पर सीवी क्या है, सीवी है द मोलर हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने एम नहीं लगाया है, चाहो तो लगा दो, कई बार ऐसा भी तुम्हें दिखेगा। देखो ये तुम समझ लो कि अगर इसको नंबर ऑफ मोल से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो भी हीट कैपेसिटी है ये मोलर वाला ही होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है ना। तो सीवी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीज हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस लिख सकते हैं। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो W जीरो है, और W अगर जीरो है तो Q को हम मतलब W जीरो कर देंगे तो डेल्टा U बराबर Q आ जाएगा, और उस Q को वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने बस ये दिखाने के लिए QV का नाम दे दिया। अब किसी भी प्रोसेस का जो Q है वो N इंटू सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी होता है, तो QV को मैंने N इंटू CV इंटू डेल्टा टी लिख दिया। बस CV इज इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज वैलिड फॉर एनी सिस्टम, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, एक बार फिर से आ रही है यहां पे, वैलिड फॉर एनी सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ये तो किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। लेकिन आइडियल गैस के लिए क्या बात हुई थी? आइडियल गैस के लिए बात यह हुई थी कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए बात हुई थी कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए दिस इज फॉर ऑल कंडीशंस, ठीक है। और ये मैंने आपको एग्जांपल लेके पूरी अच्छी तरह से समझाया भी था कि अगर आइडियल गैस है तो कैसी भी कंडीशन हो, देखो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस, कुछ भी हो सकता है। तो किसी जनरल सिस्टम के लिए, फॉर अ जनरल सिस्टम अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फॉर अ जनरल सिस्टम अगर आइसोकोरिक कंडीशंस हैं तो डेल्टा यू को क्यूवी लिखोगे और क्यूवी को एनसीवी डीटी लिखोगे। ये बात समझ गए? तो ये वैलिड है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको दोबारा उठा रहा हूं। डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी किसी भी टाइप के प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो आइडियल गैस में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं, इससे इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ना मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो समझो इस बात को। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी आप हमेशा लिख सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। और बाकी सब के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम में लिख सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो CV को हम लोग डिराइव किए थे ना, CV इज इक्वल्स टू FR/2, हाँ, तो ये चीज हम लोग सिर्फ आइडियल गैस के लिए करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे एक दो इस तरह के। CV इज इक्वल्स टू FR/2 ये कहां से आया था? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से आया था। और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात सिर्फ आइडियल गैस के लिए करी थी। तो CV इज इक्वल्स टू FR/2 अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो दैट शुड बी ओनली फॉर आइडियल गैस। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकता है क्या? अब देखो, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो डिस्कस किया था अभी तक, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू वर्क। जैसे तुमने बोला था कि मान लीजिए सर हमारे पास एक कंटेनर है, एक ऐसी रफ फिगर बना रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं है, और इस पे एक ब्लॉक ऑफ मास एम रखा हुआ है, अंदर गैस भरी है, हमने इसको एक बार में हटा लिया तो बहुत फास्ट एक्सपेंशन होगा।
तो इस प्रोसेस को तुमने इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दिया था। अच्छा, फिर तुमने बोला सर कंटेनर है, उस पर पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर m मास का बालू रखा है और हम एक 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 पार्टिकल हटा रहे हैं, तो बहुत धीरे 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 ग्रेजुअल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को तुमने रिवर्सिबल का नाम दिया था। ठीक है, तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू वर्क। आइसोकोरिक में अगर हम लोग बात करें तो वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई एक्सपेंशन कंप्रेशन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे कि तुम स्टडी करोगे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन या 2 स्टेज एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस cannot be reversible or irreversible with respect to work। आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। मतलब यहां पे इस तरह की चर्चा ही नहीं होगी सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, 2 स्टेज एक्सपेंशन या सिंगल स्टेज कंप्रेशन या 2 स्टेज कंप्रेशन, क्योंकि कोई स्टेज ही नहीं है जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो क्या है कि सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, ओनली हीट इज बीइंग एक्सचेंज। तो अब क्या है कि ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना, और बहुत सारी किताबें इसके बारे में चर्चा भी नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ा सा तुमको बता देते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू हीट हो सकता है ना, वर्क के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता, बट इट कैन बी आइसोकोरिक प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और irreversible with respect to heat। हीट के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकता है। कैसे, आइए थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या होता था? रिवर्सिबल प्रोसेस होता था जो बहुत धीरे धीरे हो, हमेशा इक्विलिब्रियम रहे, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो टेंडिंग टू जीरो हो। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस था बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस, हमेशा इक्विलिब्रियम, एंड द ड्राइविंग फोर्स शुड बी टेंडिंग टू जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या था? एक फास्ट प्रोसेस हो, हमेशा इक्विलिब्रियम ना रहे, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो जीरो नहीं है, मतलब टेंडिंग टू जीरो नहीं है, उसकी एक ठीक ठाक वैल्यू है। तो अब देखो क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, एक नॉर्मल प्रोसेस आइसोकोरिक अगर सोचो, नॉर्मल मतलब तुम समझ लो जो एवरीडे लाइफ प्रोसेस है जिसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो, तो एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो तो बच्चों इरिवर्सिबल ही होगा। ये बात तुम्हें पहले से फील है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है ना, प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल इन जनरल नहीं होता है। तो एक नॉर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जैसे भाई मान लो, फॉर इन जनरल हम लोग बात करें तो मान लो मेरे पास एक रिजिड कंटेनर है और उस रिजिड कंटेनर में कोई सिस्टम है, गैस वैस कुछ भी भरी हुई है मान लो, ठीक है। तो अब क्या है, कोई यहाँ पे एक्सपेंशन कंप्रेशन तो होना नहीं है, केवल और केवल हीट का एक्सचेंज होना है। अच्छा, हीट के एक्सचेंज के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? हीट के एक्सचेंज के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट का आदान प्रदान हो सकता है, ये आप लोग समझते हो। तो अब क्या है कि एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ सिचुएशन क्या है कि भाई अगर लेट अस से ये सिस्टम है और इस सिस्टम का तापमान T1 है और बगल में इसके आसपास वातावरण है, वातावरण T2 पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर सपोज करो, मान लो एक बार के लिए मान लो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। सिस्टम गर्म है, तुमने गर्म चाय लाके रख दी कमरे में, तो गर्म चाय लाके कमरे में रखी तो वो क्या होगी भाई, हीट लूज कर देगी सराउंडिंग को, और सिस्टम भी जो है वो T1 से कुछ देर में क्या होगा, T2 में चला आएगा, हीट तब तक लूज करेगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो क्या ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस था? नहीं भाई, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस था ना। मान लो कुछ इनको वैल्यू दे दो यार, इसको मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये जो ड्राइविंग फोर्स है डेल्टा टी, टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्या वो टेंडिंग टू जीरो है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
अरे ये 35 पे, ये 25 पे है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है दोनों में, ठीक ठाक डिफरेंस है। और क्या हमेशा इक्विलिब्रियम पे है? नहीं भाई, तुमने 35 पे लाके रखा इसे। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? अंदर बाहर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो क्या थ्रू आउट द प्रोसेस ये इक्विलिब्रियम पे था? द आंसर इज नो। भाई इक्विलिब्रियम पे तो फाइनली आया ना, 35 से जब 25 पे आ गया तब इक्विलिब्रियम आया। बीच में तो इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे आप, थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ी ना है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और इस तरह का हीट एक्सचेंज जनरली क्या, हमेशा प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा ही हीट एक्सचेंज होता है। अच्छा ये ठंडा होता तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता, वो बताने की जरूरत नहीं है भाई। मान लो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता, और ये 10 से किस पे आ जाता? 25 पे आ जाता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सराउंडिंग अगर 25 पे थी तो वो 25 पे ही रहती। ये बात हमने पहली क्लास में भी सीखी थी। सराउंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज एंड सिंक्स, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेसिकली। तो ये जो हीट एक्सचेंज हुआ है, ये हीट एक्सचेंज कैसा है? ये हीट एक्सचेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज दिस इज अ फास्ट प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर तो ये बस ऐसा ही होना चाहिए, और क्या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ, तो एक थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, पेपर पे एग्जिस्ट करने वाला भी सिचुएशन हो सकता है विच विल बी अ रिवर्सिबल आइसोकोरिक। अब ये टोटली पेपर पे की जाने वाली बकवासबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है रियल जिंदगी में, है ना। तो सर ये अगर ऊपर वाला हीट एक्सचेंज इरिवर्सिबल था तो व्हाट डू वी मीन बाय अ रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज? तो रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज ऐसा होगा बहुत स्लो, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, है ना। मतलब मान लो कि आज तुमने ब्लॉक रखा, ठीक है, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन तुमने सुना होगा बचपन से कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है। तो पोल्यूशन फैल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वातावरण का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज मान लो प्रोसेस था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आज प्रोसेस था 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सिस्टम का भी सराउंडिंग का भी। अब क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग होते 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 10,000 साल के बाद वातावरण का ही टेम्परेचर बढ़ के 26 हो गया। तो अब अगर सराउंडिंग गर्म हो रही धीरे धीरे 25 से 26 तक गई, तो ये सिस्टम भी तो साथ साथ 25 से 26 तक गया होगा ना। तो इस तरह का एक हीट एक्सचेंज, ये एक रिवर्सिबल है। बट अच्छा, रिवर्सिबल क्यों? बहुत धीरे हुआ, हमेशा इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो 500 साल के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर 25.1 हो गया, तो सिस्टम भी धीरे धीरे 500 साल के बाद 25.1 पे पहुंचा। फिर अगले 500 साल के बाद सराउंडिंग 25.5 पे पहुंचा, तो सिस्टम भी धीरे धीरे साथ साथ सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हमेशा टेम्परेचर का बैलेंस, या बेटर वर्ड होगा मैं बोलूं टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम बना हुआ है। सो दिस इज टोटली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब dt समझ रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट टेंड्स टू 0, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि ये प्रोसेस एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, हमेशा इक्विलिब्रियम में है। तो इसलिए इस हाइपोथेटिकल हीट एक्सचेंज को हम लोग रिवर्सिबल आइसोकोरिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड कंटेनर में हुआ है। लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि एक रिजिड कंटेनर रख दो तो वो हीट को लूज या एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। कुछ डाउट्स हम लोग, मतलब कुछ आपका डाउट हो तो डिस्कस करते हैं। चलिए तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस देखो बच्चों क्या है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच व्हाट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर डेल्टा पी जो है वो क्या होता है? 0 होता है। बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से
आइसोबारिक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम लोग जो भी प्रोसेसेस केमिस्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस हैं, अब ध्यान से समझो, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर एक नई चीज आने जा रही है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोबारिक प्रोसेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग जनरली जो प्रोसेसेस करवाते हैं दे आर केमिकल रिएक्शंस, और जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब, जैसे लैब में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मान लो लैब में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है। तो केमिस्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस ज्यादातर आइसोबारिक प्रोसेसेस हैं, और इसलिए हमें ये आइसोबारिक प्रोसेस समझना डिटेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एक प्लेट में बर्फ पड़ी है, वो पिघल रही है, तो दैट इज आइसोबारिक कंडीशन, 1 atm पे काम हो रहा है। एक ओपन टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे काम हो रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं आइसोबारिक प्रोसेस को और डिटेल में। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस होंगी, उसमें कोई गैस वगैरह भरी हुई है, और इसको आप क्या करो कि थोड़ा सा ऊपर ऐसे एक्सटेंड करके बना लो। और शुरुआत से आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए बच्चों हमेशा हम लोग एक पिस्टन वाला कंटेनर लेते हैं। तो ये कंटेनर है, और इस कंटेनर पर लगा हुआ है एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन, ठीक है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन। तो पिस्टन वाले कंटेनर में ही प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर फ्रीली मूवेबल पिस्टन है तो इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा गैस के प्रेशर के बराबर है, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P गैस, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन वाला हमने कंटेनर लिया है, तो P एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर हर समय बराबर रहेंगे, और प्रेशर बराबर रहेगा तभी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो वी विल राइट du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस dq को मैंने एक नाम दे दिया dqp, इस dq को मैंने एक नाम दिया dqp, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, फिर हम लोग dw को हमेशा, dw तो फिक्स डेफिनेशन है, माइनस p एक्सटर्नल dv लिखते हैं, ठीक है। dw को हम लोग माइनस p एक्सटर्नल dv लिखा करते हैं। और चूंकि ये प्रोसेस आइसोबारिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, चूंकि ये प्रोसेस आइसोबारिक है इसलिए इसमें P एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर ये तो हर समय बराबर है ना भाई, दे आर ऑलवेज इक्वल, हर समय थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो हम लोग P एक्सटर्नल की जगह पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए माइनस ऑफ PdV भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, हर समय प्रेशर अंदर बाहर बराबर है। तो बस हम लोग dW की जगह माइनस PdV पुट कर दी। ये P क्या है, ये सिस्टम का प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, राइट। तो अब हम लोग यहां पर एक छोटा सा काम करें कि du इज इक्वल्स टू dqp, और dw की जगह पे हमने रखा माइनस PdV। अब सुनते जाइए ध्यान से बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। अच्छा, फिर यहां से हमने लिख लिया दैट dqp इज इक्वल्स टू du प्लस PdV, ऐसा मेरे पास आ रहा है। और इसको मैंने फर्दर लिखा दैट dqp इज इक्वल्स टू du प्लस PdV प्लस VdP। अब तुम बोलोगे सर ये VdP कहां से आ गया, ठीक है। तो VdP आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक। और अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो dP की वैल्यू बच्चों 0 है, और dP की वैल्यू अगर 0 है तो 0 किसी भी चीज में जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 0 कहीं भी जोड़ दो उठा के, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैंने ये 0 ऐड कर दिया इसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, dp इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 0, तो इसलिए मैंने प्लस vdp कर दिया। अब आप आगे देखिए, अब फर्दर इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो ये हमारे पास बन रहा है dq हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू du प्लस pdv प्लस vdp, pdv प्लस vdp, है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। तो pdv प्लस vdp को हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ pv। भाई तुम अगर pv को डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा ना प्रोडक्ट रूल से, तो pdv प्लस vdp को मैंने d ऑफ pv लिखा। और फिर फर्दर थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाएं तो dqp इज इक्वल्स टू d ऑफ u प्लस d ऑफ pv, है ना। तो यहां पे हम लोग इसे लिख सकते हैं भाई डेल्टा u प्लस डेल्टा pv को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ u प्लस pv, u प्लस pv, ठीक है। और यहां से हमारे पास आएगा कि qp दैट इज द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ u प्लस pv को हमने एक नाम दे दिया h। इनफैक्ट हम लोग चाहें तो यहां से अब ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। u प्लस pv को हम लोगों ने एक नाम दे दिया h, ठीक है। अलग से अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। qp इज इक्वल्स टू डेल्टा h, अगर इंटीग्रेट कर दें तो d डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये qp आ जाएगा। अच्छा, अब u प्लस pv को हम लोगों ने एक नाम दिया है यहां पर h के बराबर, ठीक है। h क्या है? सबसे पहले तो h है एक मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसे कि हम लोग नाम देते हैं बच्चों, h को हम लोग बोलते हैं द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एंड h is a state function, h is a state function and extensive property। अभी एक एक बात समझाता हूं, इसको आप नोट करिए पहले। h is a state function and extensive property, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो तुम्हारे पास आया था u प्लस pv, एक चीज आई थी, ठीक है। और u प्लस pv को, u क्या है? u इज द इंटरनल एनर्जी, p क्या है? प्रेशर ऑफ द, u क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, p क्या है? प्रेशर ऑफ द सिस्टम, और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये बात तुम अच्छी तरह समझते हो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो डायमेंशन आएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो डायमेंशन आएगा वो एनर्जी का ही डायमेंशन आएगा। SI यूनिट में चेक करके देख लो, डायमेंशन मतलब यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल आउट होगा, न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी। अब U क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर और वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। तो इन सब स्टेट फंक्शन से मिलकर आने वाला जो फंक्शन है वो भी कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है, ठीक है। मैंने इसको कैसा प्रॉपर्टी बोला? एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव क्यों होगा भाई? इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम में प्रेशर तो इंटेंसिव है लेकिन वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो पीवी वाला टर्म ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। और शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये बात हो गई, हम लोग दो बात समझे। U प्लस पीवी इज इक्वल्स टू हमने H बोला, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। ये एक स्टेट फंक्शन है, वो बात भी समझ में आ रही है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये बात भी समझ में आ रही है। बट क्वेश्चन आता है, सर ये है क्या? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ठीक है, ये तो आप बता दिए, चलिए इंटरनल एनर्जी है। जब इंटरनल एनर्जी आप पढ़ा रहे थे तो पूरा
15-20 मिनट का भाषण दिया गया था कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम तो हम जानते हैं, गैसीय स्टेट में हमने समझा था प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन ये U प्लस PV, ये जो H है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब तुम जैसे एक्सपेक्ट करो कि जैसे सर यहाँ पर भी 15 मिनट का भाषण हो, तो 15 मिनट का भाषण यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्चुअली में इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। H डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। भाई तुम ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल है, अब तुम बोलो कि सर हमने उस रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, तो बताइए क्या आ गया? तो मैं बोल दूंगा बेटा एरिया आ गया। तुम बोलो लेकिन सर हमने उसका लेंथ और उसका डायगोनल जोड़ दिया, तो बताइए क्या आ गया? तो तुम जानो क्या आ गया, है ना, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी ना है। तो उसी तरह से H जो है वो भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है विच डज नॉट होल्ड एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई इसका मतलब नहीं है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है। बस ये जो टर्म है, इस टर्म का यूनिट एनर्जी का है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो U का यूनिट तो एनर्जी है और PV का यूनिट भी एनर्जी है। इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड कर दिया तो एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया जिसको आपने एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम नाम दे दिया। H इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। वो एक स्टेट फंक्शन है, ये बात समझ में आ रही है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कोई ये क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि वो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर खोजना चाहते हो तो तुम इस तरह से सोच सकते हो कि भाई ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, दिस इज इंटरनल एनर्जी। और इस वाले टर्म को, पीवी वाले टर्म को कुछ लोग कभी कभी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से बोल देते हैं इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम कोई एनर्जी नहीं है। प्रेशर का मतलब प्रेशर है और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम है। उनको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट एनर्जी की आ जा रही है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है। P मतलब सिस्टम का प्रेशर है, V मतलब सिस्टम का वॉल्यूम है। हाँ, उनको मल्टीप्लाई किए तो एनर्जी की यूनिट आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम रेक्टेंगल का लेंथ ले लो और रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट तो एरिया वाला आ जाएगा, बट वो एरिया थोड़ी ना आया तुम्हारे पास। तो उसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट एनर्जी की आ जाएगी, लेकिन ये एनर्जी है नहीं। P का मतलब अभी भी प्रेशर है और V का मतलब अभी भी वॉल्यूम है। तो बस इतनी सी बात है कि भाई एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जस्ट उसको उसी तरह हम लोग सोचें U प्लस PV। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। चाहे तो इस बात को अपनी कॉपीज में आप नोट डाउन कर लें कि H इज सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। H is simply a mathematical function and it does not have any physical significance. But H का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन डेल्टा H जो है उसका एक जबरदस्त फिजिकल सिग्निफिकेंस है। H का कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब उसमें है ही नहीं, तो खोजें क्या हम लोग। लेकिन डेल्टा H का मतलब है बच्चों, डेल्टा H इज इंपॉर्टेंट। और क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है डेल्टा H का? डेल्टा H का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP, द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, and the heat exchanged at constant pressure will be written as N into Cp into delta T। तो ये बातें आपको सुनने में भले ही कितनी भी छोटी लगे, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है और वहां पे हीट का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस Q को डेल्टा U बोला जाता है, ठीक है। और कभी भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है तो उस Q को QP बोला जाता है और वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के बराबर है। और केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है
क्योंकि केमिस्ट्री में होने वाले सभी प्रोसेसेस बच्चों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस हैं। टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है, एक प्लेट पे आइस पिघल रही है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, वो सब आइसोबारिक कंडीशंस में है। और इसलिए उन कंडीशंस में क्वेश्चन वाला बोलेगा कि 50 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, तो तुम देखोगे मैं डेल्टा H इक्वल्स टू 50 जूल पुट कर दूंगा। क्वेश्चन वाला बोलेगा 50 जूल हीट रिलीज हुई, तो मैं बोलूंगा डेल्टा H इक्वल्स टू -50 जूल पुट कर दूंगा। सो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना एक बार आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन CPM एंड CVM, मोलर मोलर मैंने लगा दिया है, फॉर एन आइडियल गैस। रिलेशन बिटवीन CPM एंड CVM फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत आसान है। देखो भाई, हमें मालूम है कि H इज इक्वल्स टू U प्लस PV है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा। यहां तक की बात तो ऑलवेज ट्रू है, ये एक स्टेट फंक्शन है, उसमें डेल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आगे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। PV की जगह पर मैं पुट करने जा रहा हूं nRT, ठीक है। तो PV की जगह nRT अगर पुट किया तो ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी हमने यूज करी, सबके लिए थोड़ी ना कर सकते हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर डेल्टा H को हमने रखा NCP डेल्टा T। अच्छा, एक और काम की बात है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा U को हमेशा NCV डेल्टा T लिखा जा सकता है, वैसे ही डेल्टा H को भी हमेशा NCP डेल्टा T लिखा जा सकता है। ये अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें प्रूफ करके और फील करा के बता दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग ये बात समझ लो, बस मान लो इसको, ऐसा होता है। आइडियल गैस के लिए कुछ भी हो, डेल्टा H की जगह पर यू कैन सब्सटीट्यूट NCP डेल्टा T, कुछ भी हो आइडियल गैस के लिए, ठीक है। एंड डेल्टा U की जगह पे यू कैन सब्सटीट्यूट NCV डेल्टा T, ठीक है। ये भी आप जानते हो, डेल्टा U की जगह NCV डेल्टा T प्लस, अब इसमें से क्या होगा, देखो N और R तो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि सारी थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ी जाती है, और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो NR बाहर चला आया और ये बन गया बच्चों क्या, डेल्टा T बन गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए N और डेल्टा T, N और डेल्टा T और N और डेल्टा T, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा CP मोलर माइनस CV मोलर इज इक्वल्स टू R, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इस रिलेशन का नाम मेयर्स रिलेशन भी होता है। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू R। और यहां से हमें ये बात भी समझ में आती है दैट CP मोलर विल बी ग्रेटर देन CV मोलर। और ये बात मैं आपको लॉजिकली पहले भी फील करवा चुका हूं, एक बार फिर से करवा देता हूं कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर वाली क्यों ज्यादा होती है। मान लो तुम्हारे पास एक रिजिड कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, और तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसमें भी गैस भरी हुई है। अब यहाँ पे तुम बर्नर लगा के गर्म करना चालू किए, यहाँ भी तुम बर्नर लगा के गर्म करना चालू किए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हीट दे रहे हो वो खाली खाली इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे जो हीट दे रहे हो
तो क्या हो रहा है, वो पिस्टन एक्सपैंड भी तो कर रहा है ना, वर्क भी तो कर रहा है ना भाई। तो यहाँ पे गैस वर्क भी कर रही है और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। दिस इज व्हाट CV वाली कंडीशन एंड दिस इज व्हाट CP वाली कंडीशन। तो दोनों जगह पे तुम्हें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो अलग अलग लगेगी, सेम नहीं लगेगी दोनों जगह। ठीक है, दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगेगा और कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड भी कर रहा है। ये बात मैंने एक बार पहले भी बताई हुई है जब मैं हीट को पाथ फंक्शन बोल रहा था। ठीक है, तो CP जो है वो CV से ज्यादा है और CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये ओनली फॉर आइडियल गैस है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमको ये करना है कि हमको आइडियल गैस के लिए CP, कई बार मोलर नहीं लिखा रहता तो समझ जाया करो वो मोलर ही है, लिख देते हैं चलो, है ना। CPm by CVm, इसकी वैल्यू हमें गामा के बराबर प्रूफ करनी है। बहुत आसान काम है ये। गामा हम लोग जानते हैं क्या होता था ना, गामा क्या था भाई, 1 + 2/f पॉइसंस रेशियो। तो बहुत आसान है। तो CP को हमने लिखा CV + R और अपॉन हमने क्या लिखा, CV। अच्छा, फिर CV की जगह पर आइडियल गैस की बात चल रही है सारी, तो FR/2 रख सकते हैं प्लस R, और यहां पर भी हम लोग FR/2 रख सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व करोगे आ जाएगा F + 2/F। तो ये किसके बराबर हो गया, ये गामा के बराबर हो गया। गामा क्या है, पॉइसंस रेशियो। तो CP/CV जो है ये भी गामा के बराबर है। ये दोनों रिलेशन याद रखिए, CP - CV इक्वल्स टू R याद रखिए, CP/CV इक्वल्स टू गामा याद रखिए, और ये बात रखिए, ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए चर्चा चल रही है, ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं ये बता देता हूं कि जैसे डेल्टा U वाली बात नहीं हुई थी कि कोई जनरल सिस्टम है, तो डेल्टा U को आइसोकोरिक के लिए NCV डेल्टा T लिख सकते हो, लेकिन आइडियल गैस के लिए हमेशा NCV डेल्टा T लिख सकते हो डेल्टा U को। उसी तरह अगर कोई जनरल सिस्टम है तो डेल्टा H को, कोई जनरल सिस्टम है, सेम वही लॉजिक है ना। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो बात समझ में आएगी। कोई जनरल सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम यार, है ना। तो जनरल सिस्टम है तो डेल्टा H को QP इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, ये चलेगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आइडियल गैस है तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, ये चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस। मतलब कोई जनरल सिस्टम है तो डेल्टा H को NCP डेल्टा T रखना है आइसोबारिक प्रोसेस में, लेकिन आइडियल गैस है तो डेल्टा H को इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस NCP डेल्टा T पुट कर देना। बिल्कुल वैसी बात है डेल्टा U वाली जैसे थी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें यार, है ना। H इज इक्वल्स टू U + PV, ये तो जनरल डेफिनेशन है। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये हो गया। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U को ऑलवेज NCV डेल्टा T लिख सकते हो। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए डेल्टा PV की जगह पे nRT डाल सकते हो। अच्छा, यहां से क्या होगा, NCV डेल्टा T बना। यहां से क्या हुआ, N और R बाहर आ गया, NR डेल्टा T बना। और इसको आप सॉल्व करो तो यहां से आपके पास, मैं इधर लिख दे रहा हूं, डेल्टा H का वैल्यू कितना आ जाएगा, N और डेल्टा T बाहर आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बन गया, CV + R, और CV + R हो गया तो डेल्टा H की वैल्यू आ गई। CV + R को क्या लिखोगे, CP, तो NCP डेल्टा T हमेशा लिख सकते हो, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो रहा हो। समझ गए ना बात को। आइडियल गैस के लिए डेल्टा H हमेशा NCP डेल्टा T है, डेल्टा U हमेशा NCV डेल्टा T, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइडियल गैस के लिए ये बात हमेशा हम लोग लिख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। तो क्वेश्चन है, लेट्स नोट डाउन अ क्वेश्चन। An ideal gas
ठीक है, an ideal gas having CV molar equals to 5R/2 is allowed to expand reversibly and adiabatically from 1 liter to 32 liter। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर उसका था 327 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड मोलर एंथैल्पी चेंज। फाइंड मोलर एंथैल्पी चेंज। दिस इज एन एक्चुअल जेई क्वेश्चन एंड आपको आंसर आर के टर्म्स में ही दे देना है। यू हैव टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन भी था क्वेश्चन में, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, आर के टर्म्स में जो आंसर आए वो दीजिए। अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है एन आइडियल गैस हैविंग CVM हमें दिया हुआ है, आइडियल गैस दिया हुआ है, उसको रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली एक्सपैंड कराया गया फ्रॉम 1 लीटर टू 32 लीटर। और मुझे इनिशियल टेम्परेचर पता है बच्चों, ठीक है, मुझे मोलर एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये आ गया कि आइडियल गैस के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर डेल्टा H निकालना है तो मैं NCP डेल्टा T चाहे कैसा भी प्रोसेस हो मैं लिख सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। मोलर बोला गया मतलब N की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा। CP की जरूरत पड़ेगी तो मैं आइडियल गैस के लिए मेयर्स रिलेशन लगा दूंगा, CV प्लस R। CV क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 5R/2, तो यहाँ 5R/2 रखूंगा तो ये 7R/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया, ये निकल गया। डेल्टा T और चाहिए बस ले दे करके, और डेल्टा T मैं निकाल सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे हिंट दिख रही है रिवर्सिबल और एडियाबैटिक। सो दिस मीन्स कि अब मैं जो वो वाले रिलेशन है TV की पावर गामा -1 वो सब यहां पर लगा सकता हूं। तो मैंने लिखा T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। अच्छा, T1 कितना था, T1 था 327 था शायद, है ना, तो 327 का मतलब हो गया 600 केल्विन। अच्छा, V1 कितना था, 1 लीटर था। गामा कितना था, गामा आप CP/CV करके सोच लो, तो CP/CV करोगे तो 7/5 आ जाएगा, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। 7/5 आया, लेकिन 7/5 नहीं लेना, 7/5 -1, तो ये 2/5 आया। T2 का वैल्यू मुझे चाहिए और V2 का वैल्यू 32 दिया हुआ है, जिसे मैंने डाला 2 की पावर 5 और गामा -1, तो ये 2/5 हो गया। तो 5 and 5 गेट्स कैंसिल्ड आउट और 1 की पावर 2/5 तो 1 ही रहेगा। सो T2 बिकम्स 600/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, तो 600/4 हो गया 150 केल्विन। ये है T2 का वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू N की जगह 1 डाला क्योंकि मोलर क्वेश्चन में बोला था, CP की जगह 7R/2 डाला क्योंकि R के टर्म्स में निकालना था, और डेल्टा T की जगह पे मैंने डाला T फाइनल माइनस T इनिशियल विच इज -450। राइट, सो बस अब इसको सॉल्व करिए, ये इससे कट जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर शायद आ जाएगा -1575R। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस undergoes a change
फ्रॉम इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है उसका 1 ATM 3 लीटर और 200 केल्विन, 1 ATM 3 लीटर 200 केल्विन टू अ फाइनल स्टेट, टू अ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है 4 ATM 2 लीटर, सॉरी 4 ATM और 5 लीटर और 250 केल्विन, ये है। इफ डेल्टा U फॉर द प्रोसेस इज 40 लीटर ATM, find delta H. You have to give your answer in liter ATM. ठीक है, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला गया 1 मोल नॉन आइडियल गैस है, ठीक है, और उसका कुछ चेंज इन स्टेट हो रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है डेल्टा H। अब जब भी नॉन आइडियल गैस आ जाएगी तो मैं बहुत बेसिक तरीकों से सोचूंगा क्वेश्चन को, है ना, कोई इधर उधर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं लगाना है। इनफैक्ट आइडियल गैस के जो क्वेश्चन नहीं होते ना वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, उनमें कोई जो बेसिक फॉर्मूला है उसका मतलब सोचना है बस, है ना। तो डेल्टा H मुझे निकालना है बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे NCP डेल्टा T वगैरह जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं, है ना, मान लो मैं जैसे इसमें ये दे दूं 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस और मैं बोल दूं मोनो अटोमिक, ठीक है, मैं साथ में बोल दूं कि मोनो अटोमिक भी है वो। तो एक बच्चे ने क्या किया कि सर देखिए हम डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T कर देते हैं, ठीक है, NCP डेल्टा T। तो 1 मोल था तो 1 पुट कर दिया, और मोनो अटोमिक था तो हो गया कितना 5R/2 CP की वैल्यू, है ना, और डेल्टा T सर हमें दिया ही हुआ है T फाइनल माइनस T इनिशियल कर देंगे। तो इस तरह से करोगे ना तो IIT के एग्जाम में JEE एडवांस में करोगे तो आंसर तो आ जाएगा एक, लेकिन -1 करवा देगा वो आंसर। पढ़ो ध्यान से, देखो एक तो तुम्हारे पास नॉन आइडियल गैस है, एक बार के लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो भी सकता था, लेकिन क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट का आइसोबारिक प्रोसेस थोड़ी ना है ये। आइसोबारिक प्रोसेस होता तो शायद एक बार के लिए वैलिड हो जाता, लेकिन आइसोबारिक नहीं। और फिर ध्यान से देखो डेल्टा यू भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इस तरह से करने का नहीं है क्वेश्चन को। क्या करना है यहाँ पे, बहुत बेसिक से चलो भाई। H का मतलब जानते हो, H का मतलब क्या है, H का मतलब है U प्लस PV। तो डेल्टा H का मतलब क्या है, डेल्टा H का मतलब है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा U की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 40, डेल्टा PV की वैल्यू होगी P2V2 माइनस P1V1। 40 पुट कर दो, P2V2 की जगह पर, P2V2 कितना दिया था क्वेश्चन में, P2V2 था 4 और 5, 4 ATM 5 लीटर, तो 4 ATM 5 लीटर हो गया 20 लीटर ATM, ये भी लीटर ATM ये भी लीटर ATM है, माइनस P1V1 कितना था 1 ATM 3 लीटर, तो 3 लीटर ATM, सब लीटर ATM में आया है तो आ गया आंसर, लो खत्म हो गया 57 लीटर ATM, बस खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आइडियल गैस के अलावा क्वेश्चन रहते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं, उनमें बस फंडामेंटल चीजें यूज करनी, इनफैक्ट कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना वहां पे, बेसिक तरह से जिस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं उसको करिए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक दो जनरल बातें करेंगे जैसे साइक्लिक प्रोसेस एटसेट्रा, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग।